बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन, और आज हम लोग जहां पे हमने कल अपना लेक्चर छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके 5 क्लास, आज हम लोगों ने अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है पेज नंबर 21 से। सब लोगों को नज़र आ रहा होगा, पेज नंबर 21 से हम लोगों ने रीडिंग स्टार्ट करनी है। सब लोग अपनी पेंसिल्स और बुक मेरे ख्याल से लेके बैठे होंगे। यहाँ पर आप लोग अपनी क्लास वर्क और डेट मेंशन कर लें। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास वर्क के आगे आप लोगों ने नंबर मेंशन नहीं करना, सिर्फ डेट लगाएं और क्लास वर्क लिखने सिंपल। उसके बाद है बेटा आपके पास, आज हमने पोलिनेशन से स्टार्ट करना है। कल तक जो है बेटा हम लोगों ने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है। उनमें हमने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की थी, और फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद हमने फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात की थी। अब फ्लावर्स के पार्ट्स अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गए हैं तो तब आपको पोलिनेशन की समझ आएगी। तो सब लोगों ने मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से लेक्चर याद कर लिया होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप पोलिनेशन। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स विद अ स्वीट स्मेल एंड नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सच एज बीज एंड बटरफ्लाइज। वो फ्लावर्स जिनकी पेटल्स जो हैं बहुत ब्राइट कलर की होती हैं, यानी अच्छे अच्छे कलर्स या बहुत अच्छे आंखों को लगने वाले कलर्स की बनी हुई होती हैं, उनके अंदर स्वीट स्मेल होती है, यानी उनकी स्मेल भी अच्छी होती है। जैसे कि रोज़ की एग्जांपल है, गुलाब के फूल की एग्जांपल है कि उसकी स्मेल भी अच्छी होती है, उसका कलर भी अच्छा होता है। एंड नेक्टर, और उनके अंदर जो नेक्टर है, जो स्वीट जूस, हमने कल पढ़ा था कि फ्लावर्स के अंदर स्वीट जूस होता है, उसको हम नेक्टर कहते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर बीज को और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करती हैं, या कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको अपनी तरफ बुलाती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं, कशिश होती हैं इनमें। दीज इंसेक्ट्स सक द नेक्टर। अब जब ये बटरफ्लाइज और बीज इस फ्लावर तक पहुंचती हैं तो ये इसमें जाके इसका ये जो स्वीट जूस है इसको सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं। व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर, जब एक इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर बैठता है, द पोलन स्टिक्स टू इट्स विंग्स एंड लेग्स। तो जो मेल सेल्स हमने कल पढ़े थे कि जो आपके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल पार्ट पे मौजूद होते हैं, वो पोलन जो हैं वो इन इंसेक्ट्स के परों के साथ और इनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं। व्हेन इट सिट्स ऑन एन अदर फ्लावर, द पोलन स्टिकिंग टू इट्स बॉडी स्टिक्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। और यही वाला सेम इंसेक्ट जब किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा तो इसकी बॉडी के ऊपर जो पोलन चिपके होते हैं वो उस फ्लावर पे गिर जाएंगे। अब इसको इजीली याद रखने के लिए आप ये कर लें कि ये एक फ्लावर है और इसी तरह का एक और फ्लावर है। पहले ये वाली बी जो है आकर इस फ्लावर पे बैठी, फिर इसी सेम फ्लावर की बी जो है वो जाकर फ्लावर नंबर 2 पे बैठ गई। जब यहाँ पर आके बैठेगी तो इसके साथ फ्लावर नंबर 1 के पोलन्स जो हैं वो चिपक जाएंगे, और जब यही वाली बी जाके फ्लावर नंबर 2 पे बैठेगी तो वहाँ पर जाकर इसकी बॉडी के ऊपर जितने भी पोलन्स चिपके हुए थे उस फ्लावर पर रह जाएंगे। ठीक है, अब ये सब कुछ होता क्या है, क्यों है, या इस सब की ज़रूरत क्या होती है, अब इसका आंसर मिलेगा। पोलिनेशन अकर्स वन द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर इज़ टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर। पोलिनेशन आपके पास क्या है, पोलिनेशन वो अमल है जो तब होता है जब एक फ्लावर के पोलन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं या स्टिग्मा तक जाकर पहुंचते हैं। अगर आपको कल वाला लेक्चर याद है तो उसमें आपने याद किया होगा कि जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है उसका पहला पार्ट ही स्टिग्मा होता है और वो स्टिकी इन नेचर होता है, यानी चिपकने वाला होता है। तो पोलिनेशन बेटा आपके पास एक ऐसा अमल है जिसमें एक फ्लावर के मेल सेल्स दूसरे फ्लावर के फीमेल सेल्स तक पहुंचते हैं ताकि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो सकें, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकें और मिक्स होकर एक नया सेल बना दें जिसको आप लोग जाइगोट कहते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास पोलिनेशन है। होप सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं आई तो वो मुझे ग्रुप में बताएगा। Pollination can be carried out by the insects, wind और water. पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के ज़रिए से भी होती है, विंड यानी हवा के ज़रिए से भी होती है, और वाटर के ज़रिए से भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। व्हेन अ पोलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है, अब ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास पोलन ग्रेन्स हैं और ये फ्लावर फीमेल का पार्ट है जिसमें यहाँ पर आपके पास सबसे पहला पार्ट ही स्टिग्मा है। स्टिग्मा, अ थिन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम इट। जैसे ही ये पोलन आकर इस स्टिग्मा पर बैठेगा इसके अंदर से एक बारीक सी ट्यूब निकलनी शुरू हो जाती है। आई होप सबको ये ट्यूब नज़र आ रही होगी। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल इनटू द ओव्यूल इनटू द ओवरी। अब ये ट्यूब यहाँ से ग्रो होती होती यहाँ पर ये जो आपके पास ओवरी वाला पोर्शन है जहाँ पर ओव्यूल है, इस ओव्यूल तक आकर एंड होती है या इस ओव्यूल तक आकर पहुँचती है।
इट कैरीज द मेल सेल, इसके अंदर मेल सेल्स होते हैं, विच ज्वाइंस विद द फीमेल सेल्स ऑफ द ओव्यूल, जो कि इस ओव्यूल के फीमेल सेल्स के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं। इट कैरी विच ज्वाइंस विद द सेल्स ऑफ द ओव्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का आकर स्टिग्मा पर लैंड करना, फिर उनके अंदर से एक ट्यूब का बनना जिसको ओव्यूल तक जाना, फिर इस ट्यूब के अंदर से मेल सेल का होते हुए फीमेल सेल यानी ओव्यूल तक पहुंचना, उन दोनों का आपस में मिक्स होना और मिक्स होके एक नया सेल बना देना, इस अमल को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबको समझ आ गई है? नेक्स्ट है हमारे पास सीड्स एंड फ्रूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल बिकम्स अ सीड, द वॉल ऑफ द ओवरी मेक्स द फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बन जाते हैं और ओवरी की दीवार जो है वो फ्रूट्स बना देती है। द ओवरी वॉल में बिकम ड्राई लाइक अ पी पॉड और अ बीन। अब ओवरी की दीवार जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है, जैसे एक पी पॉड हो या बीन हो। बीन का मतलब है जैसे बेटा आप लोग देखते हैं ना, अखरोट की एग्जांपल ले लें, ठीक है, वॉलनट आपके पास नट है, या फिर जैसे आप लोगों ने कभी भी लोबिया के दाल जो है उसको देखा हो, तो जैसे लोबिया होता है ना वैसे ही सख्त, यानी कि बहुत सख्त हो जाती है। एंड मेक्स द फ्रूट, और सख्त होने के बाद ये फ्रूट बनाती है। द ओवरी वॉल में बिकम ड्राई लाइक ए पी पॉड और बीन, और इट मे बिकम थिक और फ्लैशी लाइक अ टोमेटो, पीच और मैंगो। अब दो तरह के काम हो सकते हैं कि या तो वो इतना सख्त हो जाए कि आपके पास वो एक पी पॉड की तरह लगे, या फिर वो आपके पास इतना सॉफ्ट हो कि वो पीच या मैंगो की कवर लगे। अब देखें ये मैंगो है, इसका जो कवर होता है ये बेटा आपके पास सॉफ्ट होता है यानी नर्म होता है, और ये जो आपके पास मटर होते हैं इनका बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो आपके पास अच्छा खासा हार्ड होता है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं कि या तो वो आपके पास बेटा इतना सख्त हो कि पी पॉड्स की तरह लगे, या वो आपके पास थिक और फ्लैशी हो यानी नर्म हो, जैसे कि आपके पास टोमेटो और पीच और मैंगो के केस। नेक्स्ट पेज पे है बेटा आपके पास पेज नंबर 22 पर स्कैटरिंग ऑफ सीड। अब बेटा पिछले पेज पे हमने पढ़ा कि कैसे आपके पास सबसे पहले पोलिनेशन होती है, पोलिनेशन के बाद कैसे आपके पास जर्मिनेशन होती है, और जर्मिनेशन के बाद कैसे आपके पास सीड्स बनते हैं। अब सीड्स बन गए आपके पास, सीड्स की आपको प्रॉपर्टीज़ भी पता चल गई। अब ये सीड्स आखिर हवा में बिखरते कैसे हैं, हवा के अलावा ये सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे पहुँचते हैं, तो इस बात को हमने पढ़ना है। When the seeds are ripe, they have to move away from the plant that made them so that they can grow into new plants. एक दफ़ा जब सीड्स पक जाते हैं, राइप का मतलब होता है पकना, जैसे फल पकते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंगो जो है वो पहले आपके पास इमली के फॉर्म में होता है, ग्रीन कलर का होता है, फिर लेकिन जब ये पक जाता है तो तब इसका कलर येलो हो जाता है। इसी तरह से सीड्स जो हैं उनको भी पकने का टाइम चाहिए होता है। तो एक दफ़ा जब सीड अच्छे तरीके से आपके पास तैयार हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उनको उस प्लांट से दूर जाने की ज़रूरत होती है जिस प्लांट पे वो बने हैं, क्योंकि अगर वो उसी प्लांट पे रहेंगे तो नए प्लांट्स कैसे पैदा होंगे। अगर आप किसी जगह पर किसी चीज़ का सीड ही नहीं डालेंगे तो वहाँ पर वो पौधा कैसे पैदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टोमेटोज़ हैं, अगर आप टोमेटोज़ के सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचाएंगे तो वहाँ पर टोमेटोज़ कैसे ग्रो होंगे। तो इस वजह से एक दफ़ा जब सीड्स बन जाते हैं तो उनको अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत होती है। अब इस काम को करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कैसे? सीड्स एंड फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे स्कैटर होते हैं, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बिखरते हैं। स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। सम सीड्स लाइक कॉटन सीड्स हैव हेयर एंड विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई अवे। कुछ सीड्स जो हैं जैसे कि कॉटन सीड्स हैं यानी जो कपास के बीज होते हैं, उनके इर्द गिर्द छोटे छोटे विंग्स होते हैं और बाल होते हैं जिनकी वजह से वो हवा में तैर सकते हैं। अगला है आपके पास सम सीड्स लाइक कोक्लिबर सीड्स आर कवर्ड विद टाइनी हुक्स दैट गेट कॉट ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन क्लोथ्स। अब कुछ जो आपके पास बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपके पास छोटे छोटे हुक्स लगे होते हैं, ये छोटे छोटे कांटे बने होते हैं। उन कांटों की वजह से वो अच्छे तरीके से जानवरों के साथ या उनके जिस्म के साथ चिपक जाते हैं और जहाँ जहाँ जानवर जाता है वहाँ वहाँ बिखर जाते हैं। Some fruits like guava with seeds inside them are eaten by birds and animals. The seed came out of the animals' bodies in their droppings. Pods like the pea pod burst open when they are dry and the seeds are scattered all around. अब बेटा आपको कह रहे हैं कि अब आपके पास गावा की एग्जांपल है यानी अमरूद की आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि इनके सीड्स जो हैं ये अंदर होते हैं। जब जानवर और परिंदे जो हैं इन फ्रूट्स को खाते हैं तो वो सीड्स जो हैं वो उनके जिस्म के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी ड्रॉपिंग्स यानी जो उनका फुजला होता है या जो उनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनके ज़रिए से ये सीड्स बाहर आते हैं और जहाँ जहाँ पर वो सीड्स जो हैं वो बिखर जाते हैं और वहाँ वहाँ पर आपके पास गावस के प्लांट्स उगने के चांस होते हैं।
पॉड्स की अगर आप बात करें तो पी पॉड जो है यानी जो मटर होता है, जब वो बहुत सख्त होता है तो वो सारा का सारा आपके पास रिंकल्ड हो जाता है, मुरझा सा जाता है, और उसके अंदर से पीस जो हैं यानी मटर जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जहाँ जहाँ उनको टाइम मिलता है, जहाँ जहाँ उनको स्पेस मिलती है, वहाँ वहाँ वो बिखर जाते हैं। Some fruits such as the coconut fall in the sea water and are carried by the waves so far off places. अब इस डायग्राम में जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बेटा, कोकोनट जो है वो हमेशा ऐसी जगह पे उगता है जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। अब जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर ये कोकोनट्स जो हैं ये इस तरह से पानी के साथ या पानी के अंदर गिरते रहते हैं, और पानी की लहरें इनको मुख्तलिफ इलाकों में लेकर जाती रहती हैं, मुख्तलिफ इलाकों में इनको भेजती रहती हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ सीड की स्ट्रक्चर कैसे होती है। अ सीड हैज़ अ हार्ड आउटर कोट कॉल्ड द टेस्टिंग। अब सीड जो है उसके इर्द गिर्द एक बहुत ही हार्ड आउटर कोट होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, ये सीड की हिफाजत करता है। जैसा कि जो आपके पास मैंगो है ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। मैंगो के अंदर बेटा जो आपके पास गुठली सी होती है, वो जो गिटक सी होती है, उसको अगर आप गौर से देखें तो वो कितनी सख्त होती है। वो असल में आपके पास मैंगो का सीड होता है या मैंगो का बीज होता है, और उसको वो सख्त कवरिंग जो है वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो हर सीड के इस इर्द गिर्द इसी तरह से टेस्टा होता है। वो जो आपके पास गुठली होती है वो असल में टेस्टा है जिसके अंदर सीड होता है। तो हर जो आपके पास बीज होता है, सीड होता है, उसके इर्द गिर्द ऐसे ही एक टेस्टा होता है। इस टेस्टा का काम होता है सीड की हिफाजत करना। देयर इज़ अ स्मॉल होल इन द टेस्टा थ्रू विच एयर एंड वाटर एंटर द सीड। अब इस टेस्टा के अंदर एक छोटा सा होल होता है जिसके ज़रिए से वाटर और एयर जो है वो सीड में एंटर करते हैं। देयर इज़ अ टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड। सीड के अंदर एक छोटा सा प्लांट भी होता है। इट इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। अ सीड आल्सो हैज़ 1 और 2 सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स, और हर सीड के इर्द गिर्द 1 या 2 सीड लीव्स भी होते हैं जिनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। अगर आप लोग इस को गौर से देखें तो ये आपके पास एक सीड है, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग, इसको हम टेस्टा कहते हैं। इसके अंदर ये जो छोटा सा आपको होल नज़र आ रहा है ये आपके पास प्लोम्यूल है, इसी के ज़रिए से एयर और वाटर जो है वो सीड के अंदर एंटर होंगे। और ये देखिए बेटा, ये जो छोटी सी आपको रेडिकल नज़र आ रही है ये असल में न्यू प्लांट है जो इस सीड के अंदर से ग्रो होगा। तो ये थे सीड्स के पार्ट्स या सीड के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अ बीन सीड। अ बीन सीड इज़ शेप लाइक अ किडनी। या अब आपके पास लोबिया की बात हो रही है तो लोबिया का जो बीज है वो किडनी की तरह नजर आता है। इट हैज़ अ थिन बट टफ टेस्टा विच इज़ कलर्ड। इसकी टेस्ट जो होती है वो थिन होती है, बारीक तो होती है लेकिन टफ होती है यानी सख्त होती है। अ बीन सीड इज़ कॉल्ड अ डाइकोटिलेडनस सीड बिकॉज इट हैज़ 2 कॉटिलेडन्स विच स्टोर फूड फ्रॉम द एम्ब्रियो या फॉर द एम्ब्रियो अंटिल इट ग्रोज लार्ज इनफ टू मेक इट्स फूड। अब ये जो बेटा आपके पास हमने ऊपर वाले लाइन में पढ़ा है कि हमारे पास जो सीड होता है उसके अंदर सीड लीव्स होते हैं या कॉटिलेडन्स होते हैं। इन कॉटिलेडन्स का क्या काम होता है? इन कॉटिलेडन्स का काम होता है कि इन्होंने बेटा अपने अंदर फूड जो है वो स्टोर करनी होती है एम्ब्रियो के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप बेटा गौर करें तो आप लोग ये जो गंदम है ये भी तो आपके पास बेटा प्लांट्स की एग्जाम्पल है, और ये जो गंदम होती है ये सीड्स होते हैं या बीज होते हैं। अगर आपने गौर किया हो या आप में से कुछ लोगों को पता हो तो किसान जो हैं वो गंदम को 1-1 साल 2-2 साल या आप लोग भी अपने घरों में गंदम को स्टोर करके रखते हैं। अब बेटा उस दौरान अगर आप लोग किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करके देखना हो या किसी ने पहले करके देखा हो, अगर आप उस गंदम को मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो उसके अंदर से छोटा सा पौधा जो है वो बाहर निकल आएगा, चाहे वो बड़ा ना हो लेकिन उसके अंदर से पौधा ज़रूर निकलेगा। ये इस बात को समझाता है कि इतने अरसे के बाद भी, साल 2 साल गुजरने के बाद भी जो सीड के अंदर छोटा सा पौधा है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं वो अभी भी ज़िंदा है। तो फिर इतने अरसे तक वो एम्ब्रियो सीड के अंदर कैसे ज़िंदा रहा? इस बात का आंसर हमें मिलता है इन डाइकोटिलेडन्स से कि बेटा ये जो डाइकोटिलेडन्स हैं ये अपने अंदर इतनी फूड स्टोर करते हैं कि जब तक एम्ब्रियो या जब तक सीड को आप ज़मीन में दबाकर नया जानदार पैदा ना करवाएं, नया प्लांट पैदा ना करवाएं, तब तक एम्ब्रियो की सीड के अंदर डेथ ना हो जाए। प्लोम्यूल का ये जो होल होता है इसके ज़रिए से एयर भी उसको मिलती रहती है, इसके अंदर फूड भी स्टोर होती है जिसकी वजह से एम्ब्रियो जो है वो काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहता है। द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, द रेडिकल ऑफ द फर्स्ट रूट एंड द प्लोम्यूल और द फर्स्ट शूट। जो रेडिकल होती है इसको बेटा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रूट होती है और इसके ज़रिए से आपके पास सीड जो है वो ग्रो करता है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सब लोग इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और मुझे ग्रुप में आप लोगों ने अपनी रीडिंग की वीडियो भी सेंड कर देनी है।
ओके बच्चों, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है कि हम लोग किस तरह से अच्छी आदतों को अपना के अपनी सारी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। आप लोगों को पता है झूठ बोलना बुरी आदत है और जो भी बुरी आदतों को अपनाता है वो हमेशा नुकसान में रहता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है ना तो झूठ बोलना है, ना किसी को तंग करना है, ना ही चोरी करनी है और इस तरह की तमाम बुरी आदतों से ख़ुद को दूर रखना है। और इसी के साथ आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। सब लोग अपना ख़्याल रखें।